जेबिका से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के बारे में बात करेंगे जो इस हफ्ते चीन में हुआ और जिसका के इख्तिताम पर एक फ़ौजी परेड निकाला गया। इस बैनुल अक़वामी समिट में मशरक़ वस्ती से भी लोगों ने शिरकत की और लेकिन भारी तादाद में वस्ती एशिया से लोग आए थे और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें सदर पुतिन ने और किम जोंग उन ने शिरकत की शिमाली कोरिया से। एक और जो ख़ास बात है वो ये कि इस इजलास में भारत की भी नुमाइंदगी हुई और नरेंद्र मोदी के अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौके पे अटेंडेंस में थे। इस एससीओ इजलास के बाद एक दिलचस्प जो उन्होंने कम्युनिके जारी किया, उसके मुताबिक दोनों रूस और चीन ने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जिसमें ज़ाहिर है चीन उसकी सरबराही करना चाहता है। ये हालात क्योंकि बहुत तब्दील हो रहे हैं और इसमें ख़ास तौर पे ये भी बात है कि दोनों भारत और पाकिस्तान अपने अपने मफादात इसमें से ढूंढ रहे हैं। हम बात करेंगे कि फ़ौज ने जिस तरह अपने जो है ताकत का इजहार किया है, इससे क्या सिग्नल मिलता है दुनिया को, ख़ास तौर पे ग्लोबल साउथ को, क्योंकि अब तक तो अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर दुनिया में माना जाता था। लेकिन आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़ौजी डिस्प्ले है। इस वक्त शहबाज शरीफ जो चीन का दौरा कर रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ समझौतों पे दस्तखत किए जाएं और चीन के साथ जो पहले से रवाबित अच्छे हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं चीनी स्कॉलर जो बहुत अरसे तक सियासियात पढ़ाते रहे हैं नई दिल्ली में, प्रोफेसर मनोराजन मोहंती, और उनके अलावा हैं प्रोफेसर रसूल बख्श रईस जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाते रहे हैं। आप दोनों को खुश आमदीद। और सबसे पहले तो प्रोफेसर मोहंती आप बताइए कि भारत ने जिस तरह अब नज़र आता है कि टिल्ट किया है अमेरिका से चीन की तरफ, इसकी कुछ तो वजूहात हम समझ सकते हैं कि जो 50% टैरिफ्स जो लगाए जा रहे थे भारत पे, उस पे मोदी ने नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन आप क्या देखते हैं, क्या अब जिस तरह चीन की तरफ भारत जा रहा है इसमें ये क्या मुस्तकिल होगा? मेरा ख्याल में ये जो डिस्कशन हो रहा है कि भारत अमेरिका से उल्टे कर चीन के तरफ जा रहा है और ये इसी संदेश नरेंद्र मोदी दिया चीन में, इसका एग्जेजरेशन नहीं होना चाहिए। इसको ठीक पर्सपेक्टिव में दिखा जाना चाहिए क्योंकि भारत में बहुत प्रो अमेरिकन शक्ति हैं और नंबर वन, क्योंकि मैंने भारत का बिजनेस क्लास, पॉलिटिकल एलिट, मिलिट्री एलिट, इंटेलेक्चुअल एलिट, इनमें से अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत बहुत है। नंबर टू, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है इंडिया का, क्योंकि पहले से रूस के साथ इंडिया का गहरा रिश्ता रहा है और
हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज एक फोरम 2000 साल से 2000 से शुरू किया था, रिक, रशिया इंडिया चाइना एकेडमिक फोरम। और हम 2 साल पहले भी मिले थे मॉस्को में। तो हम और ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर में भी है, नो कन्फ्रंटेशन, नो अलायंस, नॉट टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री। तो ये इसी प्रिंसिपल का ऊपर ये कोऑपरेशन चल रहा है। तो दिस इज माय सेकंड, ये मेरा दूसरी पॉइंट है कि ये जो रशिया के साथ इंडिया का रिश्ता है और चीन के साथ जो अभी नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा स्टेप्स लिया गया है, ये सब एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस के तौर पे देखा जाना चाहिए। ये एंटी अमेरिकन मूव नहीं है। प्रोफेसर रईस, चीन ने हमेशा इक़्तिसादियात पे ज़ोर दिया है और मुआशी ताउन पे ज़ोर दिया है। अभी भी जो भी ममालिक आए उनके साथ ताउन की ही बात की गई। एक बहुत दिलचस्प चीज़ जो हुई वो ये कि इंडिया और पाकिस्तान को भी एक तरह से तंबीह की गई कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का हमला हुआ था और पहलगाम का जो हमला हुआ था, जिसमें हमें मालूम है कि दोनों तरफ के प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल हुए थे, उसकी भी मज़म्मत की गई। आपके ख़्याल में चीन किस हद तक एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है या कर रहा है? एससीओ ने किया हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ मामलात को नॉर्मल बनाने के लिए? मेरा ख्याल है पस पर्दा तो कोशिशें हो रही होंगी, होती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी शक्ल हमारे सामने नहीं आई। कि ये भी हम गुमान नहीं कर सकते कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स जनूबी एशिया की एक बड़ी जंग के दाने में थी और 4-5 दिन काफी एक दूसरे के खिलाफ हमले करते रहे और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, तो चाइना और रशिया और दीगर ममालिक बिल्कुल लाताल्लुक तो नहीं थे। वो बड़े क्लोजली देख रहे थे, नज़दीक से देख रहे थे कि आखिर ये किस सिमत को जा रहे हैं। तो इसीलिए उनकी काविशें होंगी कि अगर उनका मकसद ये है कि एक ऐसा मुतबादिल बैनुल अक़वामी निज़ाम बने जिसका मरकज़ यूरेशिया हो, चीन हो और रूस हो, तो उसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी की बहुत ज़रूरत होगी। अभी तक हमें उनका किरदार खुल के सामने देखने में नहीं आया और किस हद तक वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क़यादत को मुतअस्सिर कर सकते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और अपने मसाइल को हल करें, अभी ये देखने की बात है। लेकिन ये तारीख और ये बात कि अमन और सलामती के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ये फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करना होगा। ये अभी ये भी हमारे सामने नहीं है। जिस तरह आपने प्रॉक्सीज की बात की है, दोनों जानिब से प्रॉक्सीज इस्तेमाल हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं और गालिबन हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में भी माजी में होते रहे हैं। अब का कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन पहले तो यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने दरमियान में एक ऐसा मुआहदा करना चाहिए, बाहमी एतमाद पैदा करना चाहिए कि जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सीज को इस्तेमाल ना करें। और यह है कि अगर मसाइल हल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको फ्रीजी कर दें, मुंजमदी कर दें। कल्चरल हमारे ताल्लुकात हैं, स्पोर्ट्स के हैं और ट्रेड है, कम्युनिकेशंस है, ये तमाम चीज़ें हमें खोलनी चाहिए। और ये भी देखें कि अगर हमने मुआशी तौर पर जोड़ना है जनूबी एशिया को यूरेशिया के साथ, तो हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ी दुनिया की मार्केट है और दुनिया का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है, जो पहला बनने की तरफ
तेजी से जा रहा है, तो उसके दरमियान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। तो इन दोनों, एक तरफ से के इस्तेहकाम और अमन अफगानिस्तान के अंदर, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल में कोई मस्बत पेशरफ, और इसी तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी। तो ये इससे फिर इम्कानात पैदा हो सकते हैं कि कम अज़ कम इस खिते की हद तक, और जहाँ तक कि एक अक्सरियत है आबादी की, कि आबादी को आप शामिल करें ना इन 6-7 ममालिक की, तो ये एक बहुत बड़ा एक आबादी और एक मार्केट और कम्युनिकेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकता है। लेकिन उन ब्लॉक्स को सर जंग के तनाजुर में कभी नहीं देखना चाहिए। हम्म। वो सिर्फ मुआशी हो सकते हैं, और अदम जारहियत हम्म। और अदम तसादुम की बुनियादों पर ऐसा मुमकिन है। लेकिन यह भी बहुत पेचीदा बात है, जहन में रखना चाहिए कि बैक वक्त दो निज़ाम नहीं चल सकते। जब बैक वक्त दो निज़ाम एक दूसरे के मुकाबले में थे, तो उस वक्त सर जंग थी, और उस वक्त आलमी सतह पर तनाव था, कशीदगी थी, और उसके फिर फौजी और दिफाई महरक़ात भी थे। तो वो सिर्फ एक निज़ाम नहीं होता, सियासी नोयत का, वो मुआशी भी था, और नज़रियाती भी था, और दिफाई भी था। तो इसलिए देखना होगा कि क्या ये दो निज़ाम एक दूसरे के साथ इकट्ठे चल सकते हैं, कि जब उनमें कदर मुश्तरक इस वक्त मार्केट इकानमी है, सरमायादारी निज़ाम है, और ऐसे इश्यूज हैं कि जिन पर के बातचीत रूस और अमेरिका और चीन और अमेरिका के दरमियान में बड़ी आसानी से हो सकती है, माजी में भी होती रही है। जी बिल्कुल है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ट्रेड वॉर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की। और प्रोफेसर मोहंती यही बताइए, क्योंकि पहले चीन का बहुत ज़्यादा इन्हिसार अमेरिका पर था और बहुत ज़्यादा अशिया की जो है वो आमदोरफ्त होती थी। अब जो एलएनजी का मामला है, उन्होंने ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसकी एक पाइपलाइन रूस से लाने के लिए जो है तय किया है कि अब रूस बेचा करेगा चीन को उनकी गैस। आपके ख्याल में किस हद तक जो है अब ये मुआशी अगर इस्तेहकाम बढ़ा तो ये साउथ का ब्लॉक भी ज़्यादा मजबूत होगा? इसके बारे में भी मेरा ख्याल ये है, पहले तो मैं रईस साहब से एकदम सम्मत हूँ कि अ, पाकिस्तान इंडिया का जो हालत है अभी, अ, ये इसके लिए डायलॉग, बातचीत बड़ा जरूरी है ये सब। और दोनों मुल्क के कुछ कॉन्क्रीट स्टेप डायलॉग के बारे में लेना चाहिए, और ये जो प्रॉक्सी ऑपरेशंस बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हम, क्योंकि मैं पिछला 30 साल से पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी में शामिल हूँ, और हमारा यही पर्सपेक्टिव रहा है कि बातचीत के जरिया और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ा के हम लोग ये सारा कॉन्क्रीट मसले के ऊपर बातचीत करना चाहिए ना। आपका जो सवाल के बारे में, मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका, पर्टिकुलरली जो अमेरिका का बिजनेस कम्युनिटी, वो उनको समझने हमको समझना चाहिए उनका एटीट्यूड क्या है। उनका एटीट्यूड है कि चाइना एक बड़ा मार्केट है, और वो कंपटीशन में भी है, लेकिन उसके साथ उसका फायदा भी उठाना चाहिए। चाइना का फायदा भी अमेरिकन बिजनेस उठाना चाहिए। तो कंपटीशन और चाइना का मार्केट और चाइना का जो टेक्नोलॉजी का बहुत आगे हुआ है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ इंडिया भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये जो समझते हैं हम लोग कि अमेरिका और चाइना इतना कंफ्रंटेशन बढ़ जाएगा, ताकि ये बिल्कुल जीरो सम गेम होगा, ये जीरो सम गेम नहीं होगा।
इसीलिए आप देखेंगे अभी एक साल के अंदर ट्रम्प और शी जिनपिंग मिलेंगे या नहीं, तो उनका अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट होगा। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली वो चाहते हैं कि चीन और रूस को इतना करीब जो हो गए हैं, इसको होने नहीं देना चाहिए। वो कोशिश करेंगे और करते रहते हैं, लेकिन उसका एक मेथड उनका है कि चीन के साथ उनका बिजनेस रिलेशंस, इंटेलेक्चुअल रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस कायम रहे। और वो चाहते हैं कि अ, ये भी उनका एक मकसद है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का रोल को दुबला करने के लिए, वीक करने के लिए, ये भी एक तरीका है। कल्चरल, इकोनॉमिक, सब रिलेशंस। और जैसा मैं पहले बताया था, इंडिया के साथ अमेरिका का रिलेशंस बहुत गहरा है स्ट्रक्चरली। उसके इसीलिए हमको ये जो सब डेवलपमेंट्स, इसको पर्सपेक्टिव में और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो अ, आपने जो बोला कि ये जो एलएनजी गैस पाइपलाइन है, ये भी एक गुड एग्जाम्पल है कि किस तरह का उनका सॉलिडारिटी बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। क्योंकि इसका दो कारण है। रूस और चीन दोनों का कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ इश्यूज हैं। चीन का ताइवान और जो तिब्बतन क्वेश्चन और भी सिंचियांग क्वेश्चन, और रूस का अभी तो यूक्रेन इन्वेजन या वार जो भी आप बोलते हैं। और अभी उसका साथ साथ अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन रहेगा बहुत दिन तक। तो इसीलिए अभी हम देखेंगे कि ये तीन कंट्रीज का, और अभी जो ये जो सो कॉल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया, ब्राजील और ईयू, ये और तीन फोर्सेस हैं। लेकिन खास तौर पे रूस, चीन और यूएस, और इनके साथ साथ ईयू और इंडिया, ये जो पांच कंट्रीज का जो इंटरेक्शन होगा, उसमें दो चीज स्पष्ट होगा। मल्टीपल बैलेंस, मल्टीपल चेक्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लेवल पे मल्टीपल। मैंने नो ऑल द जितना सारा बायलैटरल रिलेशंस रहेगा, उसके साथ साथ ये जो पांच कंट्रीज का बहुत सारे बायलैटरल रहेगा। लेकिन वो सब एक दूसरे को चेक करेंगे और बैलेंस भी करेंगे और फायदा भी लेंगे। तो अगला 10-20 साल हम देखेंगे ये जो पांच कंट्रीज। लेकिन आप देखिएगा, जो चीज पहले मैं बताया था कि ये सबको चैलेंज देके देयर विल बी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मीडियम कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं। ग्लोबल साउथ में प्रो अमेरिकन भी हैं, एंटी अमेरिकन भी हैं। और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ आजकल, न्यू साउथ। न्यू साउथ है जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, एंटी हेजेमोनिक प्रोसेस में विश्वास करते हैं। बिल्कुल। और ग्लोबल साउथ में, एससीओ में, ब्रिक्स में जितने सब हैं, वही जो न्यू साउथ का प्रेशर उनका ऊपर पड़ेगा। इसीलिए उनको बोलना पड़ेगा कि हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास करते हैं। सही तो बात। ये जो
मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ साथ डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस भी चले। प्रोफेसर रईस, ये बताएं कि पाकिस्तान किस तरह का फ़ायदा उठा सकता है इस प्रोसेस से, क्योंकि वस्ती एशिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बने हुए हैं और अफ़गानिस्तान को भी मिक्स में लाने की बात की जा रही है। तो सीपेक का बढ़ावा जो चीन करना चाहता है, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार आप देखते हैं? वो कलीदी किरदार होगा। आप देखेंगे कि ये गेम चेंजर होगा कि एक तारीखी तौर पर पिछली तकरीबन 2.5 सदियों से ये एक ख्वाब रहा है मरकजी एशिया के ममालिक का और रूस का कि किस तरीके से उनको पर्शियन गल्फ तक उनको रसाई मिल सकती है। और मंसूबे बनते रहे। उस वक्त जो इम्पीरियल पावर्स थे उनकी मुतसादिम पॉलिसीज थी, और उन मुतसादिम पॉलिसी की वजह से अफगानिस्तान दोनों के दरमियान में यरगमाल रहा। तो अब अफगानिस्तान की जंगें कम अज कम बैरूनी जंगें तो ख़त्म हो चुकी हैं और सब ने कुछ न कुछ सबक सीख लिए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मरकज़ी एशिया के ममालिक आपस में कोई इत्तेहाद पैदा करें, और उस इत्तेहाद को पैदा करने के लिए जो कलीदी किरदार है वो अदा कर सकता है चीन और रूस। ये दोनों मिल के अगर ये अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करते हैं, और ये पाइपलाइंस, पावर ग्रिड्स, जिस तरह से एशिया 1000 का मंसूबा है हमारा ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रास्ते से, तो जो कुछ आप यूरोप में होता देख रहे हैं कि वहाँ पे पाइपलाइंस एंड पावर ग्रिड्स बिल्कुल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर पावर ग्रिड्स, और हमारा मंसूबा तो पहले यही था कि हिंदुस्तान भी इसका हिस्सा होगा। जब वो टैपी बन रही थी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, तो उसका वो हिस्सा थे। बाद में वो इधर उधर वो दूसरी तरफ देखने लगे। इसी तरह से ईरान का पाइपलाइन का है। तो ये जो जो एनर्जी कॉरिडोर्स हैं और कम्युनिकेशन जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, वो इमंसली बेनिफिट कर सकते हैं ग्वादर से। और अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट आती है, ट्रेड होता है, तो जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, वो ट्रांजिट कमर्शियल स्टेट्स का है। और उसमें ये ट्रेडिंग सेंटर्स यूरेशिया के उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर ये नहीं बन सकेंगे जब तक कि हिंदुस्तान को इसके साथ इंटीग्रेट ना किया जाए। अगर हिंदुस्तान चाहे इंटीग्रेट हो जाए और अपने मफाद को देखे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मरकजी एशिया, चीन, क्योंकि उसके और भी रास्ते हैं वहां तक जाने के, चीन तक, रूस और सेंट्रल एशिया तक जाने का बेहतरीन रास्ता जो है वो यही है। दिल्ली, वाघा, लाहौर, पेशावर और काबुल, ये इतना कम फासला है कि अगर आप सुबह से चलें दिल्ली से, तो शाम का खाना आप काबुल में खा सकते हैं। बिल्कुल। और दोपहर का खाना आप खा सकते हैं पेशावर में। और रेलवे लिंक्स तोरखम तक और उधर अंग्रेजों के ज़माने से चमन तक, कंधार तक अभी तक मौजूद है। और मेरा ख्याल में हिंदुस्तान को इसके अंदर ज़रूर आना चाहिए, अभी नहीं तो बाद में आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम इसको मटीरियलाइज कर लें, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान का रेलवे का मुआहदा हुआ है, और उसको हम लिंक कर दें ग्वादर के साथ। बाकी यह है कि ये पता होना चाहिए कि हम 1947 में बिल्कुल एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन कम अज कम जो मुझे पता है कि 5 जगह से रेलवे के जरिए कि 1947 से पहले हिंदुस्तान के इलाके और जो अब पाकिस्तान के इलाके हैं वो कनेक्टेड थे। तो अ, ये तो सिर्फ अब तो कि ये सियालकोट से आगे जम्मू, और बाघा से लाहौर, फिर बाबा से आगे और फिर राजस्थान का इलाका है और थरपारकर का इलाका है। तो ये सारे कनेक्टेड हैं, और ये सारे एक नया खिता होगा, एक नया अमन होगा। और पाकिस्तान इनके ने खुशहाली देखनी है, इस्तेहकाम देखना है,
तो उसको अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ ताल्लुकात के साथ, चीन और रूस के साथ और यूरेशिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है। बिल्कुल, आखिर में प्रोफेसर मोहंती आपसे एक सवाल, आप जानते हैं कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल है गज़ा में, मतलब कोई भी इंसान अगर वहाँ देखे तो इज़राइली जारहियत के नतीजे में हज़ारों लोग और लाखों लोग मुतासर हुए हैं, हज़ारों तो जाने गई हैं। इस वक्त एससीओ ने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने सीज़ फायर के लिए बात की है। आप देखते हैं कि अब जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होने जा रहा है न्यूयॉर्क में, और आप जानते हैं कि जनरल असेंबली का भी इजलास लंबा चलेगा, इसमें ये जो कुछ भी हुआ है एससीओ की तरफ से, इसके कुछ असरात पड़ेंगे क्या अमन की तरफ मशरिक़ वस्ता को और गज़ा को ले जाने में? एससीओ का तो कुछ असर पड़ेगा, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा था। खाली सीज़फायर नहीं, और स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन करके और एक डेलीगेशन भेज सकते थे, एक इनिशिएटिव ले सकते थे एससीओ के तरफ से यूनाइटेड नेशंस में। बहुत और प्रेशर बहुत ज़्यादा करना था, क्योंकि एससीओ में इस मसला पर एकदम यूनानिमिटी है। लेकिन हमको पता है कि चीन, रूस, इंडिया सब कोई इजराइल के साथ बहुत सारा डील करते हैं, और इसीलिए वो जितना कदम लेना चाहिए एससीओ और पालेस्टाइन के सॉलिडारिटी में, उतना नहीं लिया है। लेकिन जितना लिया है उसका भी असर होना चाहिए। आखिर में पालेस्टाइन के ऊपर मैं ये कहूँगा कि ये जो जेनोसाइड, इजरायली जेनोसाइड बढ़ता रहता है, और वो चाहते हैं गाजा सिटी खाली नहीं, पूरा गाजा को पूरा ऑक्युपाई करते रहेंगे। एंड सिमिलरली सेटलमेंट वेस्ट बैंक में बढ़ता रहेगा। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठा होके इसका खिलाफ कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना चाहिए, और इसमें चीन, रूस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सबसे आगे है इन पालेस्टाइन सॉलिडारिटी स्ट्रगल। तो इसीलिए ये सब मिलके इस दफा यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि इजराइल के ऊपर खाली सिंबॉलिक नहीं, सब्सटेंटिव मटेरियल प्रेशर, और इजराइल को आइसोलेशन करके कंपेल करना चाहिए कि इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, by vacating the Israeli occupation settlements, that should become a reality, and that will also ensure independence and integrity of Palestine. Of Israel also. Israel also has a right to exist as an independent state, and for that also. But to make that possible, Netanyahu is on the opposite path, which will make it permanently impossible to defend the right of existence of Israel. That makes it a very dangerous situation in the world. Therefore, a time has come जिसमें सारा दुनिया के डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठे होकर इजराइल के ऊपर प्रेशर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे सियासियात के प्रोफेसर मनोराजन मोहंती, और हमारे साथ थे प्रोफेसर रसूल बख्श रईस जो इस्लामाबाद में होते हैं। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।